मूवी के शुरुआत में हम आइरिस और उनके पति डेविड को देखते हैं। इन दिनों वे काफी परेशानी से गुजर रहे हैं। आइरिस के रातों की नींद उड़ चुकी है। सुबह होते ही वो चुपके से उठी, एक चाकू ली, मोबाइल घर पर ही छोड़कर कहीं निकल पड़ी। कुछ घंटे ड्राइव करके वो स्टेट पार्क पहुंची। इसी पार्क में हम उसके बेटे का स्मारक देखते हैं, यानी उसका बेटा किसी वजह से यहीं पर मरा था। अपने पति के द्वारा पेड़ पर लिखे अधूरे अक्षरों को पूरा कर वो पहाड़ के किनारे गई। यहां से कूदने के लिए हिम्मत जुटा ही रही थी, तभी एक आदमी वहां पर आया। उसका नाम था रिचर्ड। वो भी जिंदगी से हार चुका था। एक आखिरी बार वो अपनी प्रॉब्लम आइरिस को सुनाना शुरू किया। उसका दुखड़ा सुनने के बाद आइरिस भी उसे अपनी पीड़ा बयां की। असल में 1 हफ्ते पहले वो अपने बेटे और पति के साथ यहां आई थी। दोनों अपने आप में ही व्यस्त हो गए। इस बीच उनका बेटा इसी पहाड़ से नीचे गिर गया। इसका जिम्मेदार वो खुद को मानती है, इसलिए इसी पहाड़ से कूदकर प्रायश्चित करना चाहती है। एक दूसरे से बात करके रिचर्ड का मूड चेंज हो चुका था। जाते जाते वो आइरिस को कहता गया कि आज का मौसम बहुत सुहाना है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। रिचर्ड से बात विचार करके कहीं ना कहीं आइरिस का भी मन बदल चुका था। वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। दोनों बात करते करते पार्क से बाहर चले आए। वहीं रिचर्ड अपनी कार आइरिस के कार से बिल्कुल सटाकर पार्क किया था, जिस वजह से आइरिस अपनी कार का डोर खोल नहीं पा रही थी। तभी रिचर्ड अपनी कार से छाता लेकर निकला और उससे आइरिस को ऐसा तगड़ा झटका दिया कि वो तुरंत बेहोश हो गई। केबल टाई से झटपट हार पैर बांधा गाड़ी के पिछली सीट पर सुलाया और लेकर भाग निकला। कुछ देर बाद वो होश में आई तो सामने ड्राइविंग सीट पर रिचर्ड था। आइरिस पूरा मामला समझ चुकी थी। जी जान लगाकर हाथ पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। स्मार्ट वॉच से इमरजेंसी कॉल लगाने की कोशिश भी की। रिचर्ड की नजर उसके हरकतों पर ही था। उसने बताया कि इस इलाके में नेटवर्क नहीं है, इसीलिए उसकी कोशिश बेकार है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज ऐसा मत करो, मुझे मत मारो, मेरे बच्चे हैं। ये तो उसके हर शिकार का नाटक है। मतलब कि रिचर्ड इस खेल का माहिर खिलाड़ी था। आइरिस जैसे कितने लड़कियों को वो पार घाट लगा चुका था। तभी रिचर्ड की बेटी का फोन आया। कल उसका बर्थडे था, वो अपने डैड के लिए परेशान थी। रिचर्ड ने जवाब दिया कि वो फिलहाल काम में बिजी है, पर काम निपटाकर वो कल शाम तक लौट आएगा। ये सुन आइरिस की धड़कन तेज हो गई, पर घबराने से बात बिगड़ सकता है, इसलिए वो शांत होकर उससे उसके फैमिली के बारे में पूछने लगी। असल में उसकी वाइफ क्लोई बहुत खूबसूरत थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। 5 साल की रिलेशन को वो एक झटके में तोड़कर चली गई। जिसके साथ गई वो एक करोड़पति बिजनेसमैन था। तब से ही उसे लड़कियों से भरोसा उठ गया। वैसे मेरे साथ क्या करने वाले हो? जंगल में उसकी एक छोटी सी कुटिया है, वही ले जाकर तुम्हारे बाल संवारूंगा। तभी आइरिस उस पर चाकू लेकर टूट पड़ी। हाथ लगाकर तो दिखा, उसी चाकू से वो अपने हाथ पैर खोल चुकी थी। दोनों के मारामारी के बीच गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर पेड़ से जा टकराई। रिचर्ड का सर फूट गया, पैर टूट गया, जबकि आइरिस बिल्कुल ठीक थी। किसी तरह वे कार से बाहर निकले। आइरिस ने उस पर चाकू तान दिया और हेल्प के लिए चिल्लाने लगी, मगर अफसोस इस सुनसान जंगल के रास्ते पर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। इतने में रिचर्ड ने जेब से एक सिरिंज निकाला जो कि खाली था। दरअसल आइरिस जब बेहोश थी तो उसने ये इंजेक्शन उसे लगा दिया था। कुछ देर बाद इस इंजेक्शन का असर उस पर होना शुरू हो जाएगा। पहले उसकी उंगलियां सुन्न पड़ेगी, फिर धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी अकड़ जाएगी, यहाँ तक कि वो कुछ बोल भी नहीं पाएगी। इसीलिए उससे दूर भागना बेकार है। आइरिस उसकी बातों में नहीं आई और जंगल की तरफ भाग निकली और तब तक भागती रही जब तक कि रिचर्ड उसकी आंखों से ओझल न हो गया। वही रिचर्ड दूर से ही चिल्लाए जा रहा था कि जितना भागोगी इंजेक्शन का असर शरीर में उतना ही तेजी से फैलेगा। मतलब कि वो सही था। देखते ही देखते आइरिस की उंगलियां अकड़ने लगी। उसने तुरंत स्मार्ट वॉच में 20 मिनट का टाइमर सेट किया। फिर कुछ कदम ही चली होगी, तब तक उसके पैर भी अकड़ने शुरू हो गए। फिर भी वो रुकी नहीं और जैसे तैसे करके चलती रही। अब उसके पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। वही रिचर्ड ठीक उसके पीछे ही है। उसे देखते ही वो एक पेड़ के जड़ के नीचे छिप गई। जड़ों में लगी काली चिटियां उसके चेहरे पर छाप लिए। किसी तरह वो बर्दाश्त करती रही। रिचर्ड ठीक उसी पेड़ के करीब खड़ा था। जैसे ही वह कुछ दूर गई, चींटियों के चलते वह चिल्ला पड़ी। रिचर्ड ने उसे देख लिया और तेजी से उसकी ओर बढ़ा। उसके पैरों में भी चोट लगी थी, इसीलिए वह दौड़ नहीं सकता था। आइरिस का पैर भी काम करना बंद कर चुका था। पास में ही एक नदी बह रही थी, जिसमें रेंगते रेंगते वह कूद गई। रिचर्ड देखते रह गया और वह नदी के बहाव के साथ बह गई। बहते बहते आगे चलकर उसे एक पेड़ का तना मिला, जिसे पकड़कर वह किसी तरह नदी से बाहर निकल पाई। अब उसके पास सिर्फ 1 मिनट बचे थे। धड़कन स्लो हो चुकी और सांस तेज हो चुके थे।
कुछ क्षण में ही उसकी बॉडी पूरी तरह से अकड़ गई। वहीं पर एक आदमी घास काटने आया जिसका नाम था विलियम। आयरिस को इस प्रकार देख वो गाड़ी से उतरकर उसका हाल चाल लिया। जब वो कुछ बोल नहीं पाई तो विलियम समझ गया कि उसे मदद की जरूरत है। क्या तुम मुझे देख और सुन सकती हो? आयरिस ने पलकें झपकाकर हाँ में जवाब दिया। इसी तरह सवाल जवाब करके विलियम समझ गया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, जिसके चलते वो चल और बोल नहीं सकती, पर देख और सुन सकती है। विलियम का घर पास में ही था, इसीलिए वो उसे उठाकर अपने घर ले गया। फिर पुलिस को फोन लगाने के लिए जैसे फोन हाथ में लिया, कोई दरवाजा खटखटाने लगा। आयरिस लगातार पलकें झपकाकर सिग्नल देने लगी कि दरवाजे पर खतरा है। उसे छिपाने के बाद वो दरवाजा खोले तो सामने एक आदमी था जो बौखलाया हुआ था। उसने बताया कि उसकी बीवी खो गई है, जंगल में उनका एक्सीडेंट हो गया था, उसका फोन भी खो गया है। विलियम ने कहा कि मैं मदद बुला देता हूं, तुम बाहर ही इंतजार करो, मगर वो तो चुपके से अंदर घुस आया। एरिक को ये बात तनिक भी अच्छी नहीं लगी। वो तुरंत उस पर भड़क गए। वो रोने लगा कि जब तक पुलिस आएगी तब तक तो उसकी बीवी मर जाएगी। उसे अजीब किस्म की बीमारी है, दौरा पड़ने के बाद उसकी पूरी बॉडी सुन्न पड़ जाती है। अगर 1 घंटे के अंदर इंजेक्शन नहीं दिया गया तो वो मर जाएगी। विलियम उसकी बातों में आकर बताने ही वाले थे कि तभी उसका फोन बज उठा। तुम्हारा फोन तो खो गया था, तुमने अभी तो बताया था। जिस पर वो अपने असली रूप में आ गया। विलियम अचानक उस पर हमला करके उसे ढेर कर दिए। फिर तुरंत पुलिस को फोन करके बताए कि उनके घर में एक आदमी घुस आया है जो उनको मारना चाहता है। तभी रिचर्ड उठ खड़ा हुआ। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। अंततः रिचर्ड ने विलियम को मार डाला, फिर पूरे घर में तेल छिड़क कर आग लगा दिया। इधर आयरिस की बॉडी हिल करना शुरू कर चुका है। उसकी एक उंगली काम भी करने लगी है, जिससे वो अपनी उपस्थिति जाहिर की, मगर रिचर्ड सुन नहीं पाया। गाड़ी में बैठने के बाद उसे लगा कि जिस सोफे पर वो बैठा था, आयरिस कहीं उसके पीछे ही तो नहीं थी। पता चला कि वो उसके पीछे ही थी, जिसे उठाकर वो विलियम की गाड़ी लिया और सीधे अपनी कार के पास पहुंचा। असल में उसके सारे काम की चीज उसी के अंदर था। कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद बैग से एक सिरिंज और टाई निकाल इस वाली कार में रखा। फिर अपनी कार को टो करके ले जाने का जुगाड़ बनाने लगा, क्योंकि अगर उसकी कार किसी की नजर में आई तो खामखां उस पर सक जाएगा। इतने में एक पुलिस की गाड़ी आ पहुंची, जिसमें एक पुलिस वाला था। दरअसल किसी ने इस गाड़ी के एक्सीडेंट को लेकर फोन किया था। रिचर्ड ने बताया कि अब सब कुछ ठीक है। असल में आजकल उसकी पत्नी अपने बेटे के वियोग में हद से ज्यादा पीने लगी है। कुछ दिन पहले ही उनके बेटे की मौत हुई है, इसलिए वो हर वक्त परेशान रहती है। इधर आयरिस के हाथ वगैरह थोड़ा बहुत मूव करने लगे हैं। किसी तरह वो कार का विंडो खोली तो पुलिस वाले का उस पर ध्यान गया। वो तुरंत आयरिस से पूछताछ करने आया, मगर वो तो उसके बातों का जवाब ही नहीं दे रही थी। रिचर्ड ने बताया कि अभी भी वो नशे में ही है। तभी आयरिस उसे बाएं साइड इशारा की। पुलिस वाले ने शर्ट हटाया तो उसके होश उड़ गए। जब तक वो गन निकालता, रिचर्ड उसे हुक दे मारा। फिर सर पर हुक मारकर उस पुलिस वाले का काम तमाम कर दिया। पुलिस को कोई सबूत ना मिले, इसलिए उसकी बॉडी उसके ही कार में डाला, पेट्रोल छिड़का और आग लगाकर भाग निकला। अब जब वो अपने कुटिया के काफी करीब आ चुका था, आयरिस भी हकलाकर बोलने लगी थी। उसने फिर से उसकी पत्नी क्लोई की बात छेड़ी। तो बात ऐसी है कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर नहीं गई, बल्कि एक एक्सीडेंट में मर चुकी है। पिछली बार उसने क्लोई के बारे में जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था। असल में क्लोई किसी लड़के के साथ नहीं भागी, उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसके चलते वो 2 महीने तक हॉस्पिटल के बेड पर थी। रिचर्ड को हमेशा से लगता था कि उसके लाइफ में कुछ मिसिंग है। जब वो क्लोई को आखिरी सांसें लेते देखा, तब जाकर वो खुद से मिल पाया। वो एक अद्भुत एहसास था। उसके आखिरी पलों में वो अपने करीब गॉड को महसूस किया। वो एहसास कमाल का था। उसकी लाइफ में उसी पल की कमी थी। तब से ही वो उस पल को जीते आ रहा है। इस चक्कर में अनगिनत लड़कियां उसके हत्थे चढ़ गईं। मतलब कितना अजीब आदमी था। कोई उसके गोदी में दम तोड़ रहा है तो उसे भगवान की अनुभूति होती थी। मतलब कि उसे ऐसा फील होने लगता था कि भगवान उसके पास बैठे हैं। ये सब करके वो किसी ना किसी दिन जरूर पकड़ा जाएगा। फिर उसकी बेटी का क्या होगा? आयरिस उसको समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उसे इस चीज की लत लग चुकी थी। लाख समझाई मगर वो नहीं माना। आखिर में आयरिस ने सही मौका देख उसे सिरिंज घोंप दिया, लेकिन इंजेक्ट नहीं कर सकी। रिचर्ड ने बताया कि जैसे जैसे उसकी बॉडी सामान्य होगी, उसे ऐसे झटके आते रहेंगे। वैसे भी वे अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, इसलिए अब इस इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं। जंगल पार करके वे नदी किनारे पहुंचे। बस नदी के उस पार ही रिचर्ड का ठिकाना था। आयरिस को गाड़ी से बाहर निकालकर वो उसे बोट पर घसीट कर ले गया। आयरिस के लिए करो या मरो की स्थिति थी। वो रिचर्ड की पैंट में रखे चाकू और गन पर बराबर नजर रखे हुए थी। जैसे ही मौका मिला,
उसने चाकू लेकर उसके जबड़े के आर पार कर दिया। जब रिचर्ड ने उसे गोली मारने की कोशिश की तो उसने नाव को असंतुलित करके उसे नदी में गिरा दिया। उसकी गन बोट पर ही गिर गई। जब तक वह बोट पर वापस चढ़ता, आयरिस ने तुरंत गन लेकर उस पर 3-4 गोलियां चला दी। 2 गोलियां उसे लगीं और 2 बोट पर। रिचर्ड से तो पीछा छूट गया, मगर गोलियों की वजह से बोट में छेद हो गया। उस छेद से बोट में तेजी से पानी भरने लगा। आयरिस के पैर अब भी सुन्न थे। वह भाग नहीं सकती थी। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं, मानो यमराज उसके सामने खड़ा हो। कुछ ही पलों में बोट पूरी तरह से पानी में डूब गई। लगा कि वह मर चुकी होगी, मगर नहीं, उसकी बॉडी फिर से मूव करने लगी। किसी तरह तैरकर वो बाहर निकल आई। उधर रिचर्ड भी 2 गोलियां लगने के बावजूद जिंदा था और तैरकर उसी किनारे पर आ पहुंचा था। कुछ देर अपनी ऊर्जा इकट्ठा करने के बाद आयरिस उसके पास गई। उसे सही रास्ता दिखाने के लिए बाकायदा थैंक यू कहा और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। असल में आयरिस ने उसे थैंक यू इसलिए कहा क्योंकि वो अब हर सांस की कीमत समझ चुकी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी डोंट मूव फिल्म की। आशा है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा।